डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत पार्ट 3 ले रही हूँ। पिछली क्लास में हमने स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत किस तरह से दो देश व्यापार करके लाभान्वित होते हैं ये हमने देखा था। हमने जो स्थिर लागत का विश्लेषण प्रस्तुत किया था वह इन मान्यताओं पर आधारित है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूर्ण स्थानापन्नता के कारण उत्पादन के साधन एक समान निश्चित अनुपातों में प्रयोग में लाए जाते हैं और उत्पादन के प्रत्येक साधन की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं। ठीक है, ये हमने उसमें मान्यता ली थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें व्यवहारिक जगत में नहीं पाई जाती, यानी कि यह अनरियलिस्टिक हैं। वास्तव में दो वस्तुओं के उत्पादन में साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम लेबर की जगह पर कैपिटल और कैपिटल की जगह पर लेबर को ले तो एक सीमा तक तो वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्थानापन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम उनको स्थानापन्न नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अगर जैसे दो वस्तुएं हैं, सपोज एक वस्तु गेहूं है और दूसरी वस्तु कपड़ा है, तो कुछ साधन ऐसे होंगे जो गेहूं के उत्पादन में अधिक कुशल होंगे और कुछ साधन ऐसे होंगे जो कपड़े के उत्पादन में अधिक कुशल होंगे, और कुछ साधन ऐसे हो सकते हैं जो गेहूं और कपड़ा दोनों ही उत्पादन में समान रूप से कुशल हैं या काम में लाए जा सकते हैं। जब बढ़ती हुई अवसर लागतें होती हैं तो उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वह कनकेव शेप में होता है, यानी कि नतोदर शेप में होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई देश एक ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ हो तो उसकी अवसर लागतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम चित्र संख्या 2 के ए पार्ट में देखते हैं कि A1 ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो कि मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, यानी कि कनकेव है। इसकी ये जो ढलान है इससे पता चलता है कि यह X वस्तु का उत्पादन Y वस्तु की तुलना में अधिक कुशलता के साथ कर सकता है, अतः वह X वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। जैसे जैसे हम A बिंदु से A1 बिंदु की तरफ आते हैं तो यह देश X वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए Y की अधिकाधिक इकाइयों को छोड़ेगा। यानी कि अगर उसे X वस्तु की एक इकाई सपोज बढ़ानी है तो प्रारंभ में सपोज वो Y की 5 इकाइयाँ छोड़ता है। जब दूसरी इकाई उसको और बढ़ानी है तो हो सकता है वह 7 इकाई छोड़ने लगे, तीसरी इकाई में वह 8 इकाई छोड़ने लगे, यानी कि Y की जो इकाइयाँ छोड़ने की दर है वह बढ़ती जाएगी, यानी कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट विल बी इंक्रीजिंग। अतः जैसे जैसे देश X की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेगा जिसमें कि इसने विशिष्टीकरण कर रखा है, वैसे वैसे उसे बढ़ती हुई लागतों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हम चित्र 2 के बी भाग में देखते हैं कि बी देश का उत्पादन संभावना वक्र BB1 है और इसके ढलान से पता चलता है कि वह Y के उत्पादन में अधिक कुशल है, अतः वह Y वस्तु का उत्पादन
करेगा, इसी का विशिष्टीकरण करेगा। और जैसे जैसे हम B1 बिंदु से B बिंदु की ओर चलते हैं, वैसे वैसे वह y की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसे x की अधिकाधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अतः जैसे जैसे देश B वस्तु y की प्रत्येक इकाई का अतिरिक्त उत्पादन करता है, जिसमें कि इसने विशिष्टीकरण किया है, तो उसे चूँकि x की अधिकाधिक इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती हुई होगी। अब इनकी इस स्थिति को समझने के बाद हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि अभी विदेशी व्यापार नहीं है और देश A x और y दोनों की कुछ मात्राओं का उत्पादन करता है। और सपोज वह बिंदु K पर है, ये बिंदु K है और इस K पर वह जो है उत्पादन और उपभोग करता है। और यहाँ पर ए रेखा, ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, ए रेखा जो है वह उत्पादन संभावना वक्र AA1 को स्पर्श करती है। ए रेखा का जो ढलान है वह x वस्तु और y वस्तु की सापेक्षिक कीमतों को व्यक्त करता है। इसी प्रकार देश B का उत्पादन संभावना वक्र BB1 है और वह K1 बिंदु पर, जहाँ पर कि इसकी सापेक्षिक कीमत रेखा BB है, इसको स्पर्श करती है और यहाँ पर वह वस्तु x और y का उत्पादन और उपभोग करता है। अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि हम आपस में व्यापार करें, यानी कि एक दूसरे के साथ व्यापार करने का वो निर्णय कर लेते हैं। और यह तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात प्रत्येक देश के आंतरिक कीमत अनुपात से अलग हो। तो हम ये मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात देश A में PL रेखा के द्वारा और देश B में P1L1 रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, पैरेलल है, जिसका मतलब यह है कि दोनों देशों के लिए व्यापार की जो शर्तें हैं, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है, वो एक समान है। अब हम पहले A देश लेते हैं। A देश को लेते हैं जहाँ पर कीमत रेखा PL द्वारा निर्धारित नया संतुलन बिंदु जो है वो E है। और इसका मतलब यह है, PL रेखा ये बता रही है कि घरेलू बाज़ार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में X वस्तु महंगी हो गई है, क्योंकि AA1 का जो ढलान है उसकी तुलना में PL रेखा का जो ढलान है वो काफ़ी अधिक है, और जो बता रहा है कि X वस्तु महंगी हो गई है। अब चूँकि X वस्तु महंगी हो गई है तो उसमें लाभ अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में A का लाभ इस बात में है कि वह अपने उत्पादन साधनों को Y वस्तु से हटाकर X वस्तु के उत्पादन में लगा दे, जिसके लिए उसे अपना उत्पादन स्तर, जहां वो पहले K बिंदु पर था, अब उसको यहां से हटाकर E बिंदु पर आना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा यहां पर हम देख रहे हैं स्पर्श भी कर रही है। तो इस प्रकार देश A वस्तु E बिंदु पर X की OR मात्रा और Y की OQ मात्रा का उत्पादन करेगा। देश का उपभोग बिंदु, देश A का उपभोग बिंदु जो है वह कीमत रेखा के C बिंदु पर है, ठीक है। अब वह यहाँ पर उपभोग बिंदु उसका यह है, तो इसका मतलब यहाँ पर वह TR मात्रा का निर्यात कर देगा, X का अधिक उत्पादन करके TR मात्रा का निर्यात करेगा और बदले में SQ मात्रा का आयात करेगा। इसको हम त्रिभुज CDE से भी समझ सकते हैं, यानी कि वह DE मात्रा का निर्यात करके CD मात्रा का आयात करेगा। इस प्रकार व्यापार के परिणाम स्वरूप जो है देश A दोनों वस्तुओं की मात्राओं का अधिक उपभोग कर सकता है, क्योंकि K बिंदु पर जब वह था तो वह कंपैरेटिवली X और Y दोनों वस्तुओं की मात्रा का कम उपभोग कर रहा था। लेकिन C बिंदु पर व्यापार करने के कारण, चूँकि C बिंदु K बिंदु के दाहिनी ओर स्थित है, जो कि दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा को शो करता है, तो दोनों ही मात्राओं का
अधिक उपभोग करने के कारण जो ए देश है वह लाभ प्राप्त करता है। अब हम लेते हैं बी देश। बी देश में अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा P1L1 है और यह उत्पादन संभावना वक्र BB1 को E1 बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करती है। E1 बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसका मतलब यह है कि घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वाय वस्तु जो है वो अधिक महंगी हो गई है, क्योंकि BB रेखा का जो ढलान है उसकी तुलना में P1L1 रेखा का जो ढलान है वह पहले की तुलना में कम है। यानी कि बी देश का लाभ इस बात में निहित होगा कि वह अपने कुछ साधनों को एक्स वस्तु के उत्पादन से हटा दे और उनको वाय वस्तु के उत्पादन में लगा दे, जिससे उसे अपना उत्पादन संभावना वक्र पहले वह K1 पर था, अब उसको वहाँ से हटकर E1 पर आना होगा। और यहाँ पर जब वो उत्पादन करता है तो वह OR1X का और OQ1Y का उत्पादन करता है। अब इस स्थिति में चूँकि वाय वस्तु की वह OQ1 मात्रा का उत्पादन कर रहा है तो वह Q1S1 मात्रा का निर्यात करेगा और जो है उसके बदले में वह R1T1 मात्रा का आयात करेगा, क्योंकि वह उसका जो उपभोग का बिंदु है यह जो है वह C1 बिंदु होगा, जहाँ पर वह इतनी मात्रा यानी कि R1T1 मात्रा का आयात करेगा और उसके बदले में वह S1Q1 मात्रा का निर्यात करेगा। यहाँ पर बी देश को भी लाभ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले वह K1 बिंदु पर था जहाँ पर वह कंपैरेटिवली X और Y की कम मात्रा का उपभोग कर पाता था, लेकिन C बिंदु चूँकि K1 के दाहिनी ओर स्थित है जो कि दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा को शो करता है, तो यहाँ पर जो है बी देश को भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत दोनों ही देश लाभान्वित होते हैं। लेकिन बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत चूँकि अवसर लागत जो है इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जो रिटर्न्स हैं वो घटते हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिफलों के घटने के कारण विशिष्टीकरण जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता, और पूर्ण रूप से नहीं होता तो अपेक्षाकृत जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता, कंपैरेटिवली कम लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से व्यापार के परिणाम स्वरूप विशिष्टीकरण से वस्तु की एक देश को अधिक कीमत मिलती है और उसे उस वस्तु के बदले में कम भुगतान करना पड़ता है जिसके उत्पादन में वह तुलनात्मक रूप से दक्ष नहीं है। तो इस प्रकार बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत दोनों देश व्यापार करके अपना लाभ अर्जित करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।